बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4A का पार्ट नंबर 2। पार्ट ए हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो उसमें हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था हाउ कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा, उसमें हमने CPU के बारे में डिस्कस किया था। CPU के बारे में, मशीन साइकिल के बारे में, CPU के पार्ट्स के बारे में, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ये दोनों किस तरह प्रोसेसिंग करते हैं। जो दूसरा एक मेन पार्ट है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डाटा में CPU के बाद, वो है मेमोरी। मेन मेमोरी के बारे में हमने काफ़ी बात की थी अपने लेक्चर नंबर 1 और 2 में जब हम यूनिवर्सिटी में थे। तो मेमोरी, मेन मेमोरी, यहाँ पे जो मेमोरी की बात हो रही है वो मेन मेमोरी है, ठीक है। अच्छा, मेमोरी क्या करती है? तमाम ऐसे प्रोग्राम और ऐसा डाटा हमारी मेमोरी के अंदर सेव होता है, स्टोर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में रन हो रहा है, हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे इस वक्त ये पावर पॉइंट एग्जीक्यूट हो रहा है मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। ब्राउज़र की एक विंडो ओपन हो रही है, रन हो रही है मेरे कंप्यूटर में। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त मेरे रैम में पड़ी हुई हैं। जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, रन हो रहे हैं, वो हमारी रैम में है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी रैम होगी उतना ज़्यादा फास्ट होगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी कि रैम हमारी ना वर्किंग मेमोरी है। जिन जिन प्रोग्राम्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जिन जिन प्रोग्राम्स को हम रन कर रहे हैं, वो सारे हम मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। दो तरह की रैम्स हैं हमारे पास, मेमोरी हैं। एक नॉन वोलाटाइल है रोम, और एक वोलाटाइल है रैम। अभी हम जितनी भी बात कर रहे थे वो हम रैम के बारे में कर रहे थे। नॉन वोलाटाइल, इसका नाम नॉन वोलाटाइल इसलिए है क्योंकि इसके कंटेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे रैम के कंटेंट हर वक्त बदलते रहते हैं। हम नया प्रोग्राम चलाएंगे रैम के अंदर, पिछले तमाम प्रोग्राम निकल जाएंगे, नया डाटा आ जाए। तो रैम के जो डाटा है वो चेंज होता रहता है विद टाइम, और जैसे ही हम करंट पावर अप्लाई बंद करेंगे रैम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन रोम के साथ इस तरह नहीं है। रोम के अंदर जितने कंटेंट्स लिख दिए गए वो परमानेंट है। वो ऐसे क्या कंटेंट्स हैं जो परमानेंट रहते हैं, उनके बारे में हम जरा बात करने लगे हैं। रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। जैसे उसका नाम है, हम सिर्फ इसको रीड करते हैं, ठीक है। ना हम इसको एक्सेस करते हैं, ना हम इसके अंदर नया डाटा राइट करवाते हैं। रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट अप करवाने में, पावर अप करवाने में हेल्प करती हैं। जैसे ही आप लोग पावर का बटन दबाते हो, आपका कंप्यूटर ऑफ पड़ा हुआ है, आपने पावर का बटन दबाया, तो क्या होगा, किस तरह से इंस्ट्रक्शन शुरू होंगी, ये तमाम इंस्ट्रक्शन हमारी रोम के अंदर होती है। और इन तमाम इंस्ट्रक्शंस का नाम है बायोस इंस्ट्रक्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जो रोम के अंदर रिटर्न होती हैं, रोम के अंदर सेव्ड होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्टअप में हेल्प देती हैं। बायोस के अंदर एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो बायोस का हिस्सा होती है, जिनको हम कहते हैं पोस्ट इंस्ट्रक्शन, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये बायोस का हिस्सा होती है। पोस्ट इंस्ट्रक्शन का क्या काम है कि ये चेक करती है कि तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के साथ लगी हुई हैं वो वर्किंग कर रही हैं प्रॉपरली या नहीं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है या नहीं, माउस, प्रिंटर अगर लगा हुआ है तो, मॉनिटर आपका, अगर कोई USB डिवाइस साथ लगी हुई है। ये तमाम चीज़ें हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये चेक करती हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट करा देती हूँ। रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी है और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ हार्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कौन सी हैं हार्ड इंस्ट्रक्शंस? एक तो हैं जी बायोस, जो हमारे कंप्यूटर को पावर अप करवाने में हेल्प देती हैं, और बायोस के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं पोस्ट इंस्ट्रक्शंस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। आगे हम जाने नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम। रोम की एक टाइप है रोम की, फ्लैश मेमोरी, जिसको आप लोग नॉर्मल USB ड्राइव कहते हो। उनका असल नाम दरअसल फ्लैश मेमोरी होता है। स्पेशल टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी द फ्लैश मेमोरी, पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब इनके अंदर डाटा को सेव करने का तरीका ये होता है कि ये फिजिकल स्विचेस होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स को ऑन और ऑफ करके डाटा इनके अंदर सेव किया जाता है, ठीक है।
तो कैमरा कार्ड और USB की चेन्स, ये सब फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल। फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दूसरी टाइप थी हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी की, रैम जिसका हम नाम दे रहे थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जितना ही रैम ज़्यादा होगी हमारे कंप्यूटर के अंदर, उतना ही ज़्यादा हमारे कंप्यूटर में डेटा फास्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा डाटा स्टोर हो सकेगा। रैम का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैंडमली एक्सेस हो सकती है, रैंडमली किसी भी लोकेशन पर जाकर रैम का डाटा हम गेट कर सकते हैं। कौन करता है रैम का डाटा गेट? ऑफ कोर्स हमारा CPU करता है। तो CPU किसी भी वक्त किसी भी एड्रेस पर जाकर रैम के उसका डाटा गेट कर सकता है। ठीक है। तो रैम बहुत सारी टाइप की होती है। नॉर्मली जो डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर हैं उनके अंदर जो टाइप रैम की इस्तेमाल होती है वो होती है सिम और डिम। ये दो टाइप्स हैं, ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होती हैं रैम। इनकी टाइप्स सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो टाइप ऑफ रैम हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होती है उसका नाम है SODIMM, स्मॉल आउटलाइन डिम। ठीक है, ये हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं उन तमाम फैक्टर्स के बारे में जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को इफेक्ट करते हैं। हमारा कंप्यूटर कितना फास्ट चल रहा है या कितना हमारा कंप्यूटर स्लो है, इस चीज़ को कौन इफेक्ट करता है, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो ये 5 फैक्टर्स। इन पांचों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास रजिस्टर्स, रैम, कैश मेमोरी, इंटरनल क्लॉक और बस। कुछ के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे रैम के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, कुछ के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर। इसके लिए मैं थोड़ा से आप लोगों को की पॉइंट सबसे पहले बता देती हूँ। रजिस्टर्स क्या चीज़ है? रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट मेमोरी है हमारे कंप्यूटर की, सबसे छोटी मेमोरी। तो इतनी छोटी कि इसका साइज होता है 16 बिट से 32 बिट, और आजकल के बहुत अच्छे लैपटॉप्स के अंदर इसका साइज होता है 64 बिट। एक बहुत छोटा साइज है, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी मेमोरी का, तो बहुत छोटी सी होती है। अच्छा, होती कहाँ पर है? ये हमारा CPU की जो माइक्रो प्रोसेसर है, हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके ऊपर डिज़ाइन की गई है। आप लोगों को पता है कि CPU के दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक तीसरा पार्ट भी होता है और उसका नाम होता है रजिस्टर्स। तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ एक और पार्ट लगा होता है रजिस्टर्स के नाम से, और ये 32 बिट के साइज के होते हैं नॉर्मली। वैसे ये 64 बिट के भी हो सकते हैं। अच्छा, रजिस्टर्स का मकसद क्या है? रजिस्टर्स का मकसद ये है कि जैसे ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा किसी भी नंबर्स के ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है और उसे वो तमाम नंबर्स किसी जगह पर रखवाने हैं, थोड़ी देर के लिए सेव रखने हैं, तो वो फ़ौरन रैम के पास नहीं जाएगा। वो रजिस्टर उसके पास छोटी सी एक मेमोरी पड़ी हुई है, वो उसी के अंदर सेव कर लेगा। इससे हमारा CPU जो है वो फास्ट हो जाता है। इसको अगर कोई भी छोटी सी चीज़ सेव करानी है वो अपने ही ऊपर सेव करवा दे। ठीक है। अब रजिस्टर्स का साइज जो है, कुछ कंप्यूटर्स के अंदर 16 रजिस्टर्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स के अंदर 30 रजिस्टर्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा रजिस्टर्स होंगे उतना ज़्यादा फास्ट होगा हमारा CPU। साइज रजिस्टर्स का 32 बिट ही होता है या 64 बिट होता है। आज तक 64 बिट से ऊपर कोई रजिस्टर नहीं बना। इनका साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा आसान होगा हमारे CPU के लिए इनको एक्सेस करना। तो इन शॉर्ट आप लोग इनको कंसीडर कर सकते हैं कि रजिस्टर्स हमारे CPU का एक छोटी सी मेमोरी है, स्मॉल मेमोरी। दूसरे फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस पहले भी कर चुके हैं और मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जितनी ज़्यादा हमारे रैम होगी, मोर रैम मेक्स द कंप्यूटर रन फास्ट। उसका मकसद ये है कि ज़्यादा रैम होगी तो ज़्यादा प्रोग्राम्स आ सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स आ सकते हैं उतने ज़्यादा प्रोग्राम ऑफकोर्स CPU का टाइम लेकर रन भी हो सकते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर ज़रा फास्ट रन करेगा। अच्छा, होता ये है कि कुछ लैपटॉप्स के अंदर या कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर रैम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे 6 GB की रैम है या 4 GB की रैम है, तो उसके अंदर कोई बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं रन कर सकते। उसके लिए हमारा कंप्यूटर एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, उसका नाम है वर्चुअल रैम। वर्चुअल का वर्ड होता है कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती।
एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये एग्जिस्ट करती है। एक एग्जांपल मैं दूंगी आप लोगों को कि जैसे बादल हैं, हम उनको दूर से देख सकते हैं लेकिन आज तक हम उनको टच नहीं कर सके, और अगर हम टच करते भी हैं किसी भी तरह तो वो जैसे पानी ही है, पानी है या हवा है, वो वर्चुअल है, दूर से ऐसा लगता है हमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये रैम जो है ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन अच्छा ये वर्चुअल रैम जो है ये बनी हुई है हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर। हमारी हार्ड डिस्क का एक छोटा सा एरिया है, बहुत स्मॉल सा एरिया हमने सेपरेट करके रख दिया है रैम के लिए। अगर हमारी मेन रैम, हमारी जो रैम की चिप लगी हुई है, जैसे ही वो छोटी पड़ जाती है, ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स आ गए और हमें ज़्यादा बड़ी रैम की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं कि बाकी डाटा जो है वो वर्चुअल रैम के ऊपर रखवाना शुरू कर देते हैं। वर्चुअल रैम दरअसल एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारी हार्ड डिस्क का एक छोटा सा पार्ट है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। और हमारा सीपीयू फिर क्या करता है कि स्वैप करना शुरू कर देता है, मतलब कुछ डाटा मेन रैम से वर्चुअल रैम में, वर्चुअल रैम से मेन रैम में कुछ स्वैपिंग होने शुरू हो जाती है डाटा की, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज़रा फास्ट हो जाती है। तीसरा जो मेन फैक्टर है हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इफेक्ट करने का, वो है हमारे कंप्यूटर की इंटरनल क्लॉक। ये वो क्लॉक नहीं है जो हमारी वॉल पे लगी होती है, ये वो क्लॉक नहीं है जो हमें टाइम देती है, ये वो क्लॉक नहीं है जो यहाँ पर हमें टाइम शो कर रही है। ठीक है, इसका नाम सिर्फ क्लॉक है इस वजह से क्योंकि क्लॉक्स नॉर्मली टिक करती हैं, क्लॉक्स के पैटर्न्स होते हैं टाइम के। ठीक है, अब मैं इसका मकसद आप लोगों को जरा समझाती हूँ। बनी हुई ये होती है एक क्वार्ट्ज के क्रिस्टल की। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल की ये खसूसियत है कि जैसे ही इस क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड किया जाता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनकी वाइब्रेशन जो है वो जिस रेट पर हो रही होती है वो कभी भी नहीं बदल सकता। एक ये सबसे अच्छी चीज़ जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे स्पेसिफिक अंदाज में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इसकी वाइब्रेशन जो है उसको हम एक टिक को, एवरी वाइब्रेशन या एवरी टिक को जो एक साइकिल कॉज करती है, उसको हम कह देते हैं कि ये मशीन साइकिल है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा कि मशीन साइकिल किसको हमने कहा था, मशीन साइकिल होता है फेच करना इंस्ट्रक्शन को रैम से, डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को, कंट्रोल यूनिट के अंदर एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन को, और स्टोर कर देना। ये है हमारा मशीन साइकिल। हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इलेक्ट्रिसिटी करंट अप्लाई किया, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो गए, और उनकी वाइब्रेशन से टिक्स कॉज हुई, और उन टिक्स को हमने मशीन साइकिल कह दिया। हर मशीन साइकिल पे, हर टिक पे एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होती है रैम से, वो डिकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है, स्टोर होती है, फिर नेक्स्ट टिक के ऊपर नई इंस्ट्रक्शन आती है। अच्छा, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये गीगा हर्ट्स के अंदर हमारे सीपीयू पे काम कर रहे होते हैं, मतलब 4.4 गीगा हर्ट्स एक बहुत कॉमन सा हमारे सीपीयू की स्पीड है, 4.4 गीगा हर्ट्स। इसका मतलब है ये तकरीबन कोई 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड के अंदर हमारा सीपीयू फेच करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। हमारा जो प्रोसेसर है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को कुछ गिवन साइकिल्स के अंदर, कुछ गिवन मशीन साइकिल्स के अंदर पूरी की पूरी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल के अंदर पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता है कि वो इंस्ट्रक्शन ज़रा लंबी हो तो उसको 2 या 3 मशीन साइकिल भी लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आखिरी जो हमारे पास फैक्टर था अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड में, आखिरी नहीं, सेकेंड लास्ट फैक्टर, ये बस। बस क्या चीज़ है? हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जो चीज़ कनेक्ट कर रही है आपस में, वो है बस। हमारी रैम और हमारा सीपीयू आपस में जिस चीज़ से कनेक्टेड हैं, जिस पाथवे से कनेक्टेड हैं, जिस सेट ऑफ वायर्स के साथ कनेक्टेड हैं, उसको हम कहते हैं बस। तो 2 टाइप्स की होती हैं बसेस, एक इंटरनल बस होती है जिसको हम सिस्टम बस भी कहते हैं, और एक एक्सटर्नल बस होती है जिसको हम एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। तो एक्सपेंशन बस का काम होता है कि ये जो बाहर की डिवाइसेस होती हैं ना, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, जितनी भी बाहर की चीज़ें आपने अटैच की हुई, इन सबको कनेक्ट करना सीपीयू के साथ, रैम के साथ,
ये किसका काम है? एक्सपेंशन बस का। और सिस्टम बस का एक ही काम है, वो है CPU और रैम को आपस में कनेक्ट करना। इन दोनों का आपस में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। CPU ने तमाम इंस्ट्रक्शन ऑफकोर्स रैम से ही लेनी है। अच्छा, दो तरह की सिस्टम बसेस होती हैं हमारे पास, एक डाटा बस और एक एड्रेस बस। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं कि डाटा बस क्या करती है और एड्रेस बस क्या करती है। बस की विड्थ हमेशा मेजर की जाती है बिट्स के अंदर, और बस की जो स्पीड है वो भी क्लॉक पे डिपेंड करती है। मतलब बस की जितनी भी स्पीड है ना, 1 क्लॉक टिक पर बस ने एक सेट ऑफ डाटा को रैम से लेकर CPU में पहुंचा देना है, इसमें डिले नहीं आ सकता। ठीक है, तो बस की जो स्पीड है वो क्लॉक स्पीड पर, क्लॉक की टिक पर डिपेंड करती है। हम बात करेंगे डाटा बस और एड्रेस बस के बारे में। जैसे इनका नाम है, सिस्टम बस के दो हिस्से होते हैं, एक डाटा बस और एक एड्रेस बस। डाटा बस का काम है डाटा को ट्रांसफर करना और एड्रेस बस का काम है एड्रेस को ट्रांसफर करना। बहुत ही छोटे अल्फाज में मैंने आप लोगों को बता दिया। डाटा बस तमाम डाटा जिसके ऊपर वर्किंग करनी है वो ट्रांसफर करेगा रैम से CPU में, और एड्रेस बस वो डाटा किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस पास करेगा रैम से CPU में, या CPU से रैम से। ये दोनों बिल्कुल वाइस वर्सा चलते हैं। वाइस वर्सा मतलब है रैम से CPU, CPU से रैम, ये दोनों उलट भी हो सकता है। आखिरी जो हमारे पास फैक्टर है अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड का, वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक इंटरमीडिएट डिवाइस है हमारे रैम और CPU के दरमियान में। ठीक है, हमारी रैम और एक CPU के दरमियान में एक मेमोरी होती है, उसका नाम है कैश मेमोरी। ये सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी है हमारे रजिस्टर्स के बाद में। रजिस्टर्स हमारे इस वक्त सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी है कंप्यूटर में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम ये होता है कि तो जिस तरह रैम जो है वो डाटा या एड्रेसेस पहुंचाने में थोड़ी सी देर हो रही है रैम को, लेकिन हमारा CPU बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उसको बहुत फास्टली डाटा चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि एक इंटरमीडिएट, एक दरमियान में एक मेमोरी रख ली। हमने कुछ डाटा अपनी रैम का जो है वो कैश मेमोरी में सेव करवा दिया ताकि CPU को आसानी हो। CPU को अगर कोई डाटा चाहिए तो वो फ़ौरन से रैम के पास ना जाए, वो कैश मेमोरी से वो डाटा ले ले। कैश मेमोरी के काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, कुछ लोग इनको टाइप्स भी कहते हैं कैश मेमोरी के, लेकिन कैश मेमोरी के लेवल्स हैं। L1 लेवल है, L2 लेवल है और L3 लेवल है। इन तीनों लेवल्स का काम ये है कि ये L1 लेवल सबसे ज़्यादा रिसेंटली यूज डाटा को होल्ड करता है। मतलब हम ये जज करते हैं कि हमारा CPU अगर इस प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है तो इसको रिसेंटली अब इस डाटा की ज़रूरत होगी, तो जिस डाटा की इसको ज़रूरत होगी वो हम L1 में रख लेते हैं। अच्छा, जिस डाटा की एक्सेस थोड़ी सी देर पहले CPU ने किया था, कुछ चीज़ें उसने मांगी थी, कुछ डाटा या एड्रेस, उसको हम L2 में रख लेते हैं। और L3 में हम उन चीज़ों को रखते हैं जो हमें लग रहा होता है कि पॉसिबिलिटी है कि अब CPU नेक्स्ट टिक पर इन L3 के डाटा को, पॉसिबल डाटा को मांगेगा, तो हम L3 में रख लेते हैं। मकसद ये है कि हमने मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा जो है वो हमने अपनी कैश मेमोरी में सेव करवा दिया है। ये बहुत फास्ट मेमोरी है। हमारे CPU को जैसे ही डाटा की ज़रूरत होती है, हमारा CPU डायरेक्टली कैश मेमोरी से वो डाटा गेट कर लेता है। क्योंकि अगर हमारा CPU रैम के पास जाएगा डाटा गेट करने, तो उसको बहुत देर लग जाएगी तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये सारे पांचों फैक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हम बात कर रहे थे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्यूटर स्पीड। उसमें हमारे पास थे रजिस्टर्स, यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, एक CPU माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो रजिस्टर्स हैं ये इस CPU चिप का, इस माइक्रो प्रोसेसर का हिस्सा है, इसके अंदर बनाए गए हैं। रैम यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। चिप रैम के और CPU के दरमियान में एक मेमोरी है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, क्लॉक एक साइड पे पड़ी होती है हमारे कंप्यूटर में, और क्लॉक की टिक जो है वो यहाँ पे ना इन्होंने क्लॉक को उसका पैटर्न नहीं बनाया CPU के साथ, जैसे क्लॉक नॉर्मली CPU के साथ कनेक्टेड होती है। क्लॉक के टिक्स पर CPU जो है वो डाटा गेट कर रहा होता है कैश से और रैम से,
और बसेस, ये जो रेड कलर की आप लोगों को पाथवेज नज़र आ रही हैं ना, ये सब बसेस हैं, ठीक है। तो ये वाली जो बसेस हैं जिनके अभी मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये सारी हैं हमारी सिस्टम बसेस, क्योंकि ये हमारे सीपीयू को कनेक्ट करवा रही हैं रैम, कैश मेमोरी और रोम के साथ। ये हैं हमारी सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस दो टाइप्स की होती हैं, इसलिए ये दो पाथवेज बनी हुई हैं, एक होती है डाटा बस और एक होती है एड्रेस बस, ठीक है। बाकी ये जितने भी ये पाथवेज बनी हुई हैं, ये हैं हमारी एक्सपेंशन बसेस। एक्सपेंशन बसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाती हैं, हमारे माउस को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, इसके अलावा जितने भी डिवाइसेस आपने अपने कंप्यूटर के साथ लगाई हुई हैं, हेडफोन वगैरह लगाए हुए हैं, उन सबको कौन कनेक्ट करा रहा है? हमारा एक्सपेंशन बस। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। आखिर में हमारे पास कुछ रिव्यू क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना, बुक से भी इनको लाजमी देख लेना। जज़ाकल्लाह।